हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से एक बार मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और हम लोग का ये जो सेशन है एसएससी सीजीएल का सेशन जीके जीएस का है। और हम लोग ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे एसएससी सीजीएल के जो भी मॉडल में प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को ऐसे देख रहे हैं, हल कर रहे हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उन पर ऐसे हम लोग ऐसे व्याख्या कर रहे हैं। आज जो है इस सेशन का जीके जीएस का, जिसमें से स्क्रीन पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सही नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है। निजी का मतलब होता है पर्सनल और व्यक्तिपरक का मतलब होता है जिसमें लाभ हानि देख के कोई किया जाता है। आगे लिखा हुआ है इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और आगे लिखा हुआ है ये प्राकृतिक में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। तो ये 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 सही है और एक गलत है। तो गलत कौन वाला है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक ये आपका गलत में आता है। तो ये जो भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, संविधान के भाग 4, तो भाग 4 में जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद दिया गया है 36 से 51 के बीच में, कहां पर 36 से 51, यानी हमारे देश का जो संविधान है उसके भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में ऐसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है, इसलिए वे प्रकृति में समाजवादी है। प्रकृति में क्या है? समाजवादी है। तो इसके अनुसार क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन पर नैतिक और समाज राजनीतिक प्रतिबंध है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत में जो राज्य के इसमें लिखा हुआ है कि जो नैतिक है और राजनीतिक प्रतिबंध इसमें दिया गया है। तीसरा में लिखा हुआ है इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि इनका उद्देश्य जो है ये जो बनाया गया है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी एक बेहतर समाज की स्थापना करना है और एक ऐसे समाज की व्यवस्था करना है जो आर्थिक लोकतंत्र हो, यानी अर्थ में भी एक तरह से डेमोक्रेसी हो। आगे लिखा हुआ है ये प्राकृतिक में सकारात्मक होते हैं। नेचुरल में क्या है? ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, क्योंकि राज्यों को कुछ मामले में इनकी आवश्यकता होती है। राज्य को कोई भी मामले में कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। तो ये हमारे भारत का जो संविधान है उस संविधान के भाग 4 के अंतर्गत में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है और इनमें से ये आपका गलत आंसर है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 का आया हुआ प्रश्न है, जीएस का। लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रीय आय, जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, कि गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 में लिखा हुआ है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है नेशनल इनकम की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर वी राव ने किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, यानी राष्ट्रीय जो आय है इनमें से कौन सा शर्त है से गलत है, तो इसमें तीसरा नंबर आपका ऑप्शन होगा। क्या होगा? तीसरा, यानी दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक। ये गलत है।
नेशनल इनकम की गणना करने का पहला प्रयास जो किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये प्रयास था, यानी पूरे भारत का जो इनकम कितना होगा इन्होंने प्रयास किया। नेशनल इनकम की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास यानी आधिकारिक प्रयास किया गया था, वो भी क्या है, पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया। और आगे लिखा हुआ है नेशनल इनकम की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर वी.के.आर. राव के द्वारा किया गया। तो ये राव के द्वारा किया गया था और उन्होंने ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक कृषि क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में बांटा है, कृषि क्षेत्र में, और दूसरा है से द्वितीयक क्षेत्रक में। द्वितीयक क्षेत्रक में इन्होंने बांटा है, यानी वी.आर. राव के द्वारा ऐसे ये हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय आय है इनको ऐसे दो भागों में बांटा, एक कृषि क्षेत्रक के रूप में और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक के रूप में बांटा गया है। कृषि क्षेत्रक में इसको कैसे मापा जाए कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आय है कृषि से कितना प्राप्त होता है, तो उन्होंने क्या किया, उत्पाद विधि का प्रयोग किया। कौन से विधि का प्रयोग किया था, उत्पाद विधि का प्रयोग किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है कृषि क्षेत्रक में जब पहली बार हमारे भारत में कि भारत की इनकम कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, तो इनका सबसे पहला प्रयास जो है डॉक्टर वी.के.आर. राव ने किया था और उन्होंने इसको मापने के लिए दो विधि का प्रयोग किया, दो भागों में बांटा। एक है कृषि क्षेत्रक, और कृषि क्षेत्रक में खेती बाड़ी में हमारे भारत का राष्ट्रीय आय कितनी आती है उसको किस रूप में मापा गया, तो उत्पादन की विधि यानी उत्पाद विधि के द्वारा कि हमारे भारत में कितना उत्पाद होता है उस विधि का प्रयोग करके ऐसे इसको मापा गया। दूसरा में है द्वितीयक क्षेत्रक। अब ये द्वितीयक क्षेत्रक में बहुत सारे आते हैं, जैसे में द्वितीयक क्षेत्रक में उद्योग आते हैं, कारखाने आते हैं, निर्माण कार्य आते हैं, यानी जितने भी निर्माण कार्य आते हैं। तीसरा में है व्यवसाय यानी बिजनेस आ गए, परिवहन हो गया, और सार्वजनिक जो सेवा है, जो सार्वजनिक रूप में सेवा है, ये सभी को इन्होंने द्वितीयक क्षेत्रक में रखा। कृषि के अलावा द्वितीयक में इन सभी को रखा। और इसका जो माप है इसे कैसे मापा जाए कि हमारे भारत का इनकम क्या है, राष्ट्रीय इनकम क्या है, इन्होंने आय विधि का उपयोग किया। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया था, आय विधि का प्रयोग किया गया। आय विधि के द्वारा ऐसे द्वितीयक क्षेत्रक में आय विधि के द्वारा मापा गया और कृषि क्षेत्रक में उत्पाद विधि के द्वारा मापा गया था। इस प्रकार से हमारे भारत में राष्ट्रीय जो इनकम है यानी भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना की पहली प्रयास ऐसे ये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ऐसे इसका उपयोग डॉक्टर वी.के.आर. राव ने किया था। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रण CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन में है अरुण गोयल, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है परवीन शर्मा, 3 में लिखा हुआ है विक्रम देवदत्त और 4 में है SS दुबे। तो इसके जो राइट आंसर है SS दुबे। इसको ऐसे 6 मार्च 2023 में इसको ऐसे इस पद के लिए नियुक्त किया गया था और अभी वर्तमान में 2025 में भी SS दुबे इस पद पर कार्यरत हैं। ये जो लेखा महानियंत्रण होता है इसका पद जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय जो होते हैं, भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय हैं उसके व्यय विभाग के तहत एक महत्वपूर्ण पद है। यानी कहां पर, वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी जो व्यय विभाग है, कौन से विभाग, व्यय विभाग। तो व्यय जो विभाग है वहां पर एक महत्वपूर्ण पद के रूप में ये काम किया जाता है और इसका जो प्रमुख कार्य है कि सरकार के खाते का प्रबंधन करना, यानी सरकार के जो खाते हैं उसको मैनेजमेंट करना और निरीक्षण करना। यानी ये सरकार के जो खाते हैं कहां पर किस प्रकार से यूज हो रहा है, यानी व्यय विभाग में,
तो उन सभी खातों का प्रबंध करना और निरीक्षण करना, यानी उन सभी को निरीक्षण करना कि ये सब काम जो हो रहे हैं वो सरकार गैर तरीके से हो रही है और पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं। इन सभी पर से ये कार्य किया जाता है और ये जो हमारे भारत के ये 28वें जो है महालेखा महानियंत्रण में आते हैं, SS दुबे। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है निम्न में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए, यानी हटाने के लिए और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है खतरनाक मशीन विनियमन अधिनियम 1983, दूसरा में है व्यक्तिगत क्षति आपात उपबंध अधिनियम 1962, थर्ड में लिखा हुआ है प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 और फोर्थ में लिखा हुआ है डोरिन अधिनियम 1910 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है, जो 2021 में कौन से ऐसे नियम को ऐसे निरस्त किया गया और प्रतिस्थापित किया गया, तो वह ऐसे अधिनियम था प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 ईस्वी। इसमें क्या था कि सामुद्रिक सहायता विधेयक जो 2021 में पारित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 2021 में जो पारित किया गया है उसका उद्देश्य था कि जो 1927 में अंग्रेजी शासनकाल में जो प्रकाश स्तंभ, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट हाउस अधिनियम, क्या नाम से जानते हैं इसको, लाइट हाउस अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसको प्रतिस्थापित किया गया, इसको चेंज किया गया और 2021 में फिर से नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक लाया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है खतरनाक मशीन विनियमन अधिनियम 1983, यानी हमारे देश के आज़ादी के बाद खतरनाक जो मशीन में काम करने वाले लोग हैं उसके लिए एक कानून बनाया गया 1983 ईस्वी में। ये क्यों लाया गया, किसी भी खतरनाक मशीन में अगर कोई आदमी अगर या एक तरह से श्रमिक अगर काम करता है, परिचालन करता है, उसका यूज करता है और किसी के कारण ऐसे अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो इसलिए ये नियम को लाया गया। खतरनाक मशीन चलाने वाले के जो श्रमिक है उसके कल्याण को सुनिश्चित करना है, इसलिए इस नियम को लाया गया। और इसमें क्या है कि कोई भी जो श्रमिक है अगर उसकी मशीन चलाने या उसके दौरान ऐसे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसका ऐसे शारीरिक रूप से क्षति हो जाता है, तो इसमें उस पर ऐसे किस प्रकार से उसे मुआवजा दिया जाएगा, इस अधिनियम के तहत ऐसे दिया गया है। अगला में लिखा हुआ है व्यक्तिगत क्षति या आपात उपबंध अधिनियम 1962, यानी ये 1962 में आपात उपबंध अधिनियम क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य था कि 1962 में आप सभी जानते हैं कि 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत और चीन के दौरान, और उसी दौरान ऐसे जब युद्ध हुआ तो ये अधिनियम को लाया गया 1962 में, जिसको आपात उपबंध कहते हैं। और इस अधिनियम को लाने का जो उद्देश्य था, युद्ध या किसी अन्य बाहरी आक्रमण के कारण, यानी युद्ध से या फिर कोई किसी भी प्रकार से अगर हमारे देश में कोई आक्रमण होता है तो आक्रमण के कारण अगर व्यक्तिगत चोट आती है या फिर क्षति से प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करना, यानी अगर किसी प्रकार की चोट आती है या फिर से किसी प्रकार का हमारे देश में क्षति पहुंचता है तो उसको मुआवजा दिया जाएगा, यानी उसको ऐसे एक तरह से इसके बदले में उसे किसी प्रकार का ऐसे मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है डोरिन अधिनियम 1910, यानी ये 1910 क्या है, हमारे देश के आजादी से पहले जब हमारे भारत में अंग्रेजी शासन था तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा एक डोरिन अधिनियम लाया गया था 1910 ईस्वी में। तो ये अधिनियम क्या था, ये अधिनियम निरीक्षक और पशु चिकित्सक व्यवसायिक पदों के साथ था। यानी इस अधिनियम के तहत क्या है कि एक लोगों को निरीक्षण करने के लिए, यानी पशु चिकित्सा के रूप में निरीक्षण करना था और देखना था कि हमारे भारत में कितने घोड़े बचे हुए हैं और उन सभी घोड़ों को पंजीकरण करना था, घोड़ों का पंजीकरण, ताकि हम युद्ध में ऐसे भाग ले सके और घोड़ों को संरक्षण कर सके, घोड़ों की संख्या में वृद्धि कर सके। इन सभी को लेकर ऐसे डोरिन अधिनियम 1910 लाया गया था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने
सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन की मदद की? ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम वेंटिंग। तो इसके जो राइट ऑप्शन है, जिन्होंने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में कौन से ऐसे गवर्नर जनरल का योगदान रहा है, उसका नाम है लॉर्ड विलियम वेंटिंग। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा ऐसे कानूनी रूप से, यानी जो इसकी शुरुआत है से राजा राम मोहन राय ने कि ये जो सती प्रथा है, यानी पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ ऐसे सती किया जाता है, ये जो है कुप्रथा है, इसको कैसे समाप्त किया जाए, इन्होंने आंदोलन किया। लेकिन कानूनी रूप से अगर समाप्त किया गया तो 1829 ईस्वी में इसे कानूनी रूप से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और इनमें से बहुत बड़ा योगदान रहा है लॉर्ड विलियम वेंटिंग को। और इसकी जो शुरुआत किया गया था तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। एक मुहिम चलाया गया था कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ सती किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन जो है, इसका जो शासन काल है 1880 से 84 के बीच में। कब है? 1880 से 84 के बीच में लॉर्ड रिपन का शासन काल है। ये एक वायसराय बन के आए और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। और इसका जो शासन काल कब से कब तक रहा है? 1880 से 84 के बीच में लॉर्ड रिपन का शासन काल रहा है। और इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता के रूप में जाना जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। आगे लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है, इसका है से जो शासन काल है 1899 से 1905 ईस्वी में, 1899 से 1905 ईस्वी तक का शासन काल लॉर्ड कर्जन का रहा है। और ये जो इसके शासन काल में कई महत्वपूर्ण इन्होंने सुधार किया, लेकिन ये कुछ ऐसे घटनाएं घटती है जो विवादास्पद रहा। यानी उसी के शासन काल में बंगाल विभाजन उसके शासन काल का सबसे विवादास्पद निर्णय रहा था। यानी ये जो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही ये बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। ये एक विवादास्पद रहा है। क्या रहा है? विवादास्पद। लेकिन इसके बहुत सारे उपलब्धि भी हैं। उनमें से नंबर 1 उपलब्धि जो है लॉर्ड कर्जन का, कि उन्होंने क्या किया था कि भारत में जो बार बार जो अकाल आ रहे थे, तो अकाल की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने एक आयोग बनाया था और उसका नाम रखा अकाल आयोग। क्या नाम रखा? अकाल आयोग। तो अकाल आयोग का गठन ऐसे लॉर्ड कर्जन के द्वारा उसके ही शासनकाल में लॉर्ड कर्जन ने किया। इसी के शासनकाल में रेलवे का विस्तार किया गया, कराधान हुआ, भू राजस्व के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए कि यानी भूमि से हम कैसे ऐसे लगान वसूले, उस पर ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए। एक तरह से सिंचाई पर ऐसे बहुत सारे काम किए गए। यानी जब तक हम सिंचाई का विस्तार नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे बेहतर तरीके से लगान कैसे वसूलेंगे। तो इन्होंने सिंचाई पर बहुत बड़ा ऐसे काम किया। जगह जगह पर नहरें का व्यवस्था करवाया गया ताकि ऐसे अधिक से अधिक सिंचाई हो सके और उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सके। तो लॉर्ड जो कर्जन है, इसके शासन काल में बहुत सारे ऐसे काम भी हुए, लेकिन ये बंगाल जो विभाजन है ये विवादास्पद का कारण इसके शासन काल में बना। आगे देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इसका जो शासन काल है 1786 से 93, 1786 से 93 के बीच में इसका शासन काल रहा है। ये गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आए थे 1786 से 93, 1786 से 93 के बीच में इसका शासन काल रहा है। और 1793 में इन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम है अस्थाई बंदोबस्ती। क्या नाम रखा गया था? अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई जो बंदोबस्ती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में 1793 ईस्वी में पास किया गया। और इसमें जो है एक नियम बनाया गया कि हम लगान को कैसे वसूले। तो इन्होंने क्या किया, जो जमींदार है उसका प्रमुख भूमिका रखा गया, यानी जमींदार को
मालिक बना दिया गया और वही जमींदार क्या करते थे, लगान को वसूल करके वह ऐसे गवर्नर जनरल का जो वायसराय का जो ऑफिस होता था वहां पर वे जमा करते थे। तो यह अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, और वो योगदान क्या रहा है, तो भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में इसे जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय सिविल सेवा के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में की स्थापना की है, यानी भारतीय संविधान में किसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन में है आंशिक न्यायपालिका प्रणाली, दोहरी न्यायपालिका प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली और बहुल न्यायपालिका प्रणाली। तो इसकी जो राइट आंसर है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, जिसको इसे भारतीय संविधान के द्वारा स्थापना की गई है। ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। हमारे देश का जो संविधान बना है इसकी संरचना का मूल हिस्सा इसको माना गया है। भारतीय संविधान ने संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना किया। यानी अगर संविधान को बचाना है, उसकी रक्षा करना है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ताकि हम संविधान की जो सर्वोच्चता है उसकी रक्षा कर सके। और ये जो न्यायपालिका की स्थापना किया गया है, तो हमारे संविधान ने उसे और क्या दिया है, ना तो विधायिका, यानी ना किसी प्रकार की विधायिका, विधायिका मतलब होता है कानून, और ना ही कार्यपालिका इसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी जो इसके जो अधिकार क्षेत्र है उसमें ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। संविधान विभिन्न उपायों के माध्यम से, संविधान क्या करते हैं, विभिन्न उपायों के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, यानी सभी को न्याय मिले। तो न्याय कब मिलेगा, जब हम इसे पूर्ण आजादी देंगे। इसीलिए हमारे देश के संविधान ने एक उपाय बनाया कि और जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किया गया, ताकि इसके माध्यम से हम क्या कर सके, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके, यानी न्याय स्वतंत्र रूप से हो सके। और इसके अलावा ऐसे इसे बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे में न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा, यानी जो उसके न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उसके कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा है निश्चित सेवा शर्त होनी चाहिए, इसकी जो सेवा के कुछ निश्चित शर्त होनी चाहिए। तो ये सभी आजादी ऐसे स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली के अंतर्गत हमारे देश का जो संविधान है वो देती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, लिखा हुआ है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 40। तो इसका जो राइट ऑप्शन यानी राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद 40। यानी अनुच्छेद 40 में हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये जो ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4, तो भाग 4 में जो वहां के जो अनुच्छेद दिए गए हैं 36 से 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो 40 आता है, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। और ये जो अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें किसका जिक्र है, तो इसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। राज्य के नीति के निर्देशक जो सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों का इसमें संबंधित जिक्र दिया गया है। और इसी में है से ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में इसके बारे में विवरण दिया गया है। और ये जो अनुच्छेद जो लाया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, अनुच्छेद जो 40 जो लाया गया है, ये 40 कहाँ से लाया गया है, तो इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया था। कहां से, आयरलैंड के संविधान से उधार में लिया गया था, और जिसमें इसे स्पेनिक संविधान से कॉपी किया गया था। स्पेन का जो संविधान है
उसने आयरलैंड वाले क्या किए थे, स्पेन के संविधान से इसको कॉपी किए थे और हम लोग क्या किए, आयरलैंड के संविधान से इसको उधार लिए। तो ये अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। अगर आपको हमारा ये एसएससी सीजीएल का ज्ञानवर्धक जो ये सेशन चल रहा है, अगर आपको ये पसंद आया तो आप ऐसे हमारे इस चैनल मॉडर्न एजुकेशन को आप ऐसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।